हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जिसका नाम है वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला के जनक कौन हैं। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, किसके क्रम को? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्णमाला के जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि को, किसको? महर्षि पाणिनि को वर्णमाला के जनक कहा जाता है। महर्षि पाणिनि को वर्णमाला के जनक कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। और महर्षि जो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला के जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके और ना ही खंड किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछता है कि अक्षर जो है, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं, या जिसे नष्ट या कम ना किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। या अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, अब क्वेश्चन में आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है। जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो। क्या हो? जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो, जो मतलब दूसरों से अलग हो, उसे क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी भाषा की
हिंदी, क्वेश्चन में पूछता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है आपकी वर्ण, या आपको मिल जाएगा अक्षर या ध्वनि। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर वो आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर आपसे पूछे तो वो है आपकी शब्द। क्या है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? वो है शब्द। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी, अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो है आपकी वर्ण। क्या है? वर्ण। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो वो है ध्वनि। अगर आपसे पूछे वाक्य से छोटी इकाई, क्या? अगर आपसे पूछता है वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई पूछता है तो वो है उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य। और अगर आपसे पूछता है उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई पूछता है तो वो है पदबंध। क्या है? पदबंध। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के जनक कौन है? वर्णमाला के जनक है महर्षि पाणिनि। ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि की संगठित इकाई को क्या कहते हैं हम? अक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि की संगठित इकाई को ध्वनि किसे कहते हैं? जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज हो, जिस वर्ण या अक्षर की क्या हो? अपनी एक आवाज हो तथा जो दूसरों से अलग हो, वो क्या है? वो है ध्वनि। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो वो है शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित में कौन सी है? तो वो है वर्ण। मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। और आपसे क्वेश्चन में पूछता है वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? वो है उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? पदबंध। ठीक है, अब क्वेश्चन में आता है कि वर्णमाला के भाग कितने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला के जो भाग हैं वो कितने हैं। वर्णमाला के कितने भाग हैं? तो वर्णमाला के 2 भाग हैं। एक है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। कितने भाग हैं? वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? स्वर कौन से होते हैं? स्वर जो है वे वर्ण होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, जो स्वतंत्र होते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं वो कौन से हैं? वो है स्वर आपके। और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो होते हैं आपके व्यंजन। स्वर की सहायता।
वर्णमाला के भाग कितने अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, वो क्या होते हैं? वो आपके स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? वो है आपकी 11। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है 13। कितनी है? 13। अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है 11। आपसे पूछे प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में स्वर की संख्या कितनी है, तो है 10। आपसे पूछे पाली भाषा में, पाली भाषा में स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है 9। और आपसे क्वेश्चन में पूछे कि संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है 13। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। स्वर की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में 11 होती है, प्राकृत भाषा में 10 होती है, पाली भाषा में 9 होती है और संस्कृत में 13 होती है। और पूछे स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए, ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। ये कितने हैं? ये हैं आपके स्वर। ठीक है, जिनकी संख्या 11 है। अब आपसे पूछता है कि 11 स्वर की 11 स्वर में कुल कितनी मात्राएं होती है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि 11 स्वर में कुल कितनी मात्रा है, कुल कितनी मात्रा है? जो 11 स्वर है, 11 स्वर में आपकी जो कुल मात्राएं हैं वो 10 हैं। कौन कौन से? देखिए, आ को छोड़कर, यानी कि ए को छोड़कर बाकी जो है सभी आपकी मात्रा है। ए को छोड़कर बाकी जो है आपकी सभी मात्रा है। ठीक है, आओ, ये क्या है? ये आपके 10 मात्राएं हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो स्वर है उनका विभाजन किस तरह से हुआ है, यानी कि जो स्वर है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, या स्वर के कितने भेद है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद हैं? जो स्वर है, स्वर के 4 भेद है। कितने भेद हैं? स्वर के 4 भेद हैं। देखिए कौन कौन से, जिसमें कि पहला है आपका उत्पत्ति या निर्माण, या आता है आपका मात्रा, या आपका उच्चारण। उत्पत्ति, निर्माण या मात्रा या उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 आता है आपका जीवा के आधार पर।
नंबर 3 आता है आपका मुख के आधार पर। और नंबर 4 आता है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है स्वर के भेद कितने हैं, या स्वर का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है। जो स्वर है, स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, या मात्रा के आधार पर नंबर 1, या उच्चारण के आधार पर नंबर 2, जीवा के आधार पर नंबर 3, मुख के आधार पर नंबर 4 है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, अब आता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्पत्ति या निर्माण या मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, नंबर 1 उत्पत्ति या निर्माण। उत्पत्ति या निर्माण या उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर को जो है इसमें कितने भागों में बांटा गया, तो स्वर को इसमें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्रलुप्त स्वर या मूल स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसे देखिए ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 का यहाँ आ जाएगा प्रलुप्त स्वर। अब हम ह्रस्व स्वर को जो मूल स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को हम, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं हम? मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को, यानी कि जो दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं वो हमारे कौन से होते हैं। नंबर 1 देखिए, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि इसमें देखिए, ऐसे देख लीजिए, कम समय लगता है, कम समय लगता है। यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे ए, ई, औ और री, ए, ई, औ और री, ये क्या है? ये हमारे ह्रस्व स्वर है, जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। और ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को हम सजातीय स्वर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सजातीय स्वर।
ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं हम? सजातीय स्वर भी कहते हैं। यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है, या मूल स्वर कहते हैं, और इन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 4। कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, ए, ई, औ और री, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर यानी कि जो उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से या मात्रा की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपको स्वर का विभाजन पढ़ा रही हूँ। नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपको पहला पढ़ा दिया है, ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर, नंबर 2। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। वे जिनकी दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। किसकी तुलना में? ह्रस्व स्वर की तुलना में, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब इनकी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। दीर्घ स्वर में जो है ए और आपका ऐ, ठीक है, आओ और आओ, ये क्या है? ये जो 4 स्वर हैं ये आपके विजातीय स्वर है। कौन से स्वर हैं? विजातीय स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, औ, री, ये क्या है? ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आता है प्रलुप्त स्वर। प्रलुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं? प्रलुप्त स्वर, प्रलुप्त स्वर, प्रलुप्त स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वर की तुलना में तिगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रलुप्त स्वर कहते हैं। जिन स्वर की तुलना में या जिनके उच्चारण में तिगना समय लगता है, तिगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे प्रलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, वो क्या है? ये क्या है? ये आपका प्रलुप्त स्वर है। जैसे आ गया मोहन, मोहन, या रामा, रामा, जैसे रामा, वो क्या है? ये भी आपका प्रलुप्त स्वर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब देखिए,
जी यानी कि जीवा के आधार पर, किसके आधार पर, जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने होते हैं, जीवा के आधार पर स्वर की संख्या। दो देखिए क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 देखिए, जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका कौन सा आता है, पश्च स्वर। कौन से होते हैं, देखिए, अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं, जिनमें जीभ का जो है हमारा आगे का भाग सक्रिय रहता है, क्या रहता है, आगे का जो भाग है वो हमारा सक्रिय रहता है जीभ का। मध्य स्वर कौन से होते हैं, जिसमें बीच का भाग जो है हमारा सक्रिय रहता है जीभ का, और पश्च स्वर जिसमें पीछे का भाग हमारा सक्रिय रहता है। अग्रभाग, अग्रभाग में कौन कौन से आते हैं, अग्रभाग में आते हैं आपका ई, ए और ऐ, यानी कि अग्र स्वर जिसमें हमारा आगे का भाग सक्रिय रहता है वे क्या है, वे है हमारे अग्र स्वर। मध्य स्वर जिसमें हमारे बीच का जो भाग सक्रिय रहता है वो है ए। पश्च स्वर जिसमें हमारा पीछे का जो भाग है, जैसे आ, जब आप आ का उच्चारण करोगे तो आपका जो पीछे का भाग है वो सक्रिय रहेगा, आ, आपका औ, औ, ओ और औ। ये क्या है, ये हमारे हैं जीवा के आधार पर स्वर के भेद। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिसमें हमारा आगे का भाग सक्रिय रहता है, ठीक है, मध्य स्वर जिसमें हमारा बीच का भाग सक्रिय रहता है, और पश्च स्वर जिसमें हमारा पीछे का भाग सक्रिय रहता है। अब देखिए, अब आता है आपका मुख के आधार पर, यानी कि मुख के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 3, मुख के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख के आधार पर स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं, संवर्त स्वर, अर्धसंवर्त स्वर, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। कौन कौन से, संवर्त स्वर, देखिए मुख के आधार पर नंबर 1 है आपका संवर्त स्वर। संवर्त स्वर, संवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा जो मुंह है वो कम बंद रहता है, जिसमें हमारा मुंह है वो कम बंद रहता है, जैसे देखिए ई, ऊ, ठीक है, जिसमें कम मुंह बंद रहे, कम क्या है हमारा, कम मुंह बंद रहे, कम। मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ई, आई, औ, ऊ और औ, ठीक है। अब आता है
संवर्त स्वर हो गया। अब आता है अर्ध संवर्त स्वर। कौन सा? अर्ध संवर्त अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिसमें हमारा जो मुंह है वो आधा खुलता है, जिसमें जो हमारा मुंह है वो बहुत आधा खुलता है, यानी कि हाफ ओपन खुलता है। कैसा खुलता है? आधा खुलता है। इसमें याद रखना आप, हाफ ओपन खुलता है, ठीक है, बहुत आधा खुलता है, जैसे ओ और ए। ये कौन से स्वर हैं? ये है अर्ध संवर्त स्वर। अब देखिए, अब है आपका विवृत स्वर। विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारा मुंह पूरा खुलता है, यानी कि पूरा ओपन। क्या? जिसमें हमारा मुंह जो है वो पूरा खुलता है, यानी कि जैसे आपको कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है और तो एकदम से आपके मुंह से आवाज निकलेगी आ। आ आ जो है ये एकमात्र वर्ण है विवृत स्वर का। क्या है? आ जो है ये एकमात्र वर्ण है विवृत स्वर का। अब आता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर ये क्या होता है? इसमें जो हमारा जो मुंह है हाफ ओपन, यानी कि आधा खुलता है। अर्ध विवृत विवृत स्वर में तो पूरा खुलेगा और अर्ध विवृत में आधा खुलेगा। जैसे कि देखिए आपका ए आओ, ए आओ, ये क्या है? ये जो है ये है हमारे अर्ध विवृत स्वर मुख कर्ती के आधार पर, यानी कि मुख के आधार पर हमारे स्वर कितने हैं? तो वो है 4 संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब आता है ओष्ठाकर्ती के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकर्ती के आधार पर, यानी कि स्वर के जो भेद हैं कितने हैं? स्वर के भेद 4 हैं। तो नंबर 4 आता है आपका ओष्ठाकर्ती के आधार पर। ओष्ठाकर्ती के ओष्ठाकर्ती के आधार पर। ओष्ठाकर्ती के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृत्तामुखी, वृत्तामुखी स्वर। इसमें क्या होता है? वृत्तामुखी स्वर, इसमें जो होठ है ना पूरी तरह से, इसमें जो हमारे होठ हैं वो पूरी तरह से गोल आकार में खुलते हैं। जो हमारे होठ हैं, होठ पूरी तरह से गोल आकार में खुलते हैं। होठ कैसे खुलते हैं? पूरी तरह से गोल आकार में। होठ कैसे खुलते हैं? हमारे पूरी तरह से गोल आकार में खुलते हैं। जैसे देखिए ऊ, औ, ओ, औ और आ, यानी कि ये जो डॉक्टर वाला जो आ होता है, ठीक है। वृत्तमुखी स्वर जिसमें होठ जो है हमारे पूरी तरह से गोल आकार में खुलते हैं। अब आता है कितने होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर? स्वर की संख्या 2 होती है। नंबर 1 वृत्तमुखी स्वर, नंबर 2 आवर्तमुखी स्वर। आवर्तमुखी स्वर।
आवर्तमुखी स्वर में क्या होता है, इसमें जो हमारे होठ हैं, इसमें जो हमारे होठ हैं उनकी जो आकार है वो कैसा होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे ए, आ, ई, आई, ए और ए। कैसा होता है, इसमें जो हमारा मतलब होठ का जो आकार है वो पूरी तरह से गोल ना होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है आवर्तमुखी स्वर में। अब आता है क्वेश्चन कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। महर्षि पाणिनि को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला के जनक कहा जाता है। ठीक है, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है कि वर्णमाला के भाग कितने हैं, तो वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 होती है और संस्कृत में 13 होती है, जिसमें कि आपका री और री दोनों ये जुड़ जाते हैं। हिंदी में आपसे पूछे कि स्वर की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वर की संख्या 11 है, प्राकृत भाषा में 10 है और पाली भाषा में 9 है और संस्कृत भाषा में कितनी है, संस्कृत भाषा में 13 है। अगर आपसे पूछे कि 11 स्वर में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो मैं आपको बता दूं 11 स्वर में कुल 10 मात्राएं होती हैं। काफी बार पूछा भी गया है, यानी को छोड़कर ए जो है उसको छोड़कर बाकी जो है सभी आपकी मात्राएं हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर के 4 भेद हैं। उत्पत्ति या निर्माण या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर कितने होते हैं, जीवा के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मुख के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ओष्ठाकृति के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो बाकी का जो रह गया है, जो रहा है व्यंजन। व्यंजन मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।